हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉल स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके इनकम टैक्स यूनिट 1 पार्ट सेकेंड। पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया था, मतलब मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें समझा दी थी, डेफिनेशंस बता दी थी। तो इस पार्ट में हम क्या कवर करने वाले हैं? देखो, इस पार्ट में हम रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ने वाले हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलता है, वो सब। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो रेजिडेंशियल स्टेटस ध्यान से समझ लेना, बिकॉज इससे जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा कहते हैं ना ट्रिकी टाइप आता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस मैटर क्यों करता है, हमें पढ़ना क्यों रेजिडेंशियल स्टेटस। देखो, किसी भी पर्सन की जब हम टोटल टैक्सेबल इनकम निकालते हैं ना, तो सबसे पहले हमें उसका रेजिडेंशियल स्टेटस पता होना चाहिए उस साल का। मतलब जैसे मान लो अगर मैं 2025-26 का किसी का टैक्स कैलकुलेट कर रही हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि इस वाले ईयर में, मतलब ये मेरा प्रीवियस ईयर है ये वाला, तो इस वाले ईयर में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था, उसके अकॉर्डिंग ही मैं उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर सकती हूँ। और रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल चेंज होता है, और इसीलिए हमें ईयर टू ईयर हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस दोनों डिफर है। कैसे? एक जो पर्सन है वो इंडियन सिटीजन हो सकता है, लेकिन वो सेम टाइम पे नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। ठीक है, मतलब मान लो ये चिंटू है, ये चिंटू जो है वो इंडियन सिटीजन तो है बट नॉन रेजिडेंट है। अब ये मान लो ये मिंटू है, ये मिंटू जो है वो फॉरेनर है बट ये रेजिडेंट है, इंडिया का रेजिडेंट है। कैसे? अब जब तुम आगे कंडीशंस पढ़ोगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि कैसे ये चिंटू इंडियन सिटीजन होके भी नॉन रेजिडेंट हो गया और कैसे ये मिंटू फॉरेनर होके भी रेजिडेंट हो गया। तो देखो, टाइप ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, कोई भी इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? जैसे चिंटू, मिंटू, मैं, तुम, मतलब पर्सन, एज अ पर्सन, इंडिविजुअल। उन लोगों के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस 3 होते हैं। पहला, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड नॉन रेजिडेंट। बट अगर मैं बात करूं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म या कंपनीज की, तो उनके लिए सिर्फ 2 ही होते हैं, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। ठीक है, ये वाली जो क्लासिफिकेशन है, मतलब देखो अगर कोई भी इंडिविजुअल है, मान लो ये चिंटू है, तो इसको पहले हम 2 तरीके से क्लासिफाइड करेंगे कि रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। उसके बाद अगर रेजिडेंट होगा तो उसको फिर से 2 तरीके से क्लासिफाइड करेंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, ऐसे क्लासिफिकेशन ये चलती है। अब देखो, आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पे कि किस तरीके से हम रेजिडेंशियल स्टेटस किसी का भी चेक करते हैं, किसी इंडिविजुअल का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपनी और फर्म, बट इंडिविजुअल का कैसे चेक करते हैं। देखो, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल पिछले साल में, मतलब जिस साल का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लाइक 2024-25, ये मेरा प्रीवियस ईयर है और मैं इसका देख रही हूँ कि पर्सन रेजिडेंट था या नहीं था, तो मैं देखूंगी कि इस साल में वो पर्सन 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा है या नहीं रहा है। ठीक है, या फिर या तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए 182 डेज वाली, या फिर वो पिछले साल, मतलब इस वाले साल में 60 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो, और इस वाले साल से पिछले 4 साल तक में 365 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो। समझ आया? दोबारा सुनो, देखो, किसी भी पर्सन के रेजिडेंट होने के लिए इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी ज़रूरी है, एनी वन, क्योंकि बीच में और है। या तो वो पिछले साल में, मतलब जिस साल का मैं टैक्स कैलकुलेट कर रही हूँ उस प्रीवियस ईयर में पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ क्या होता है, उसमें 182 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो इंडिया में, या फिर प्रीवियस ईयर में तो 60 डेज रहा हो, और पिछले 4 साल में 365 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो। दोनों साथ में, मतलब ये दोनों कंडीशन साथ में हो, या फिर कोई ये वाली कंडीशन हो। ठीक है, तो वो पर्सन हमारा रेजिडेंट कहलाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखो, इन दोनों कंडीशन की कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये एक्सेप्शंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इन्हें ध्यान से सुनना। देखो, अगर आपने भारत को छोड़ा है जॉब के पर्पज से या शिप क्रू ड्यूटी से, जॉब के पर्पज से या शिप क्रू ड्यूटी से,
तो आपके ऊपर सिर्फ ये वाला रूल एप्लीकेबल होता है 182 डेज वाला। आप ये नीचे वाली कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। मतलब मान लो अगर मेरे पास कोई केस आता है कि दिस इज चिंटू और इसने जॉब के पर्पस से इंडिया को छोड़ा था, तो मैं ये देखूंगी कि पिछले साल 2024-25 में क्या वो 182 डेज इंडिया में रहा है या नहीं रहा है, बस मैं ये वाली कंडीशन नहीं चेक करूंगी इसमें। दूसरा एक्सेप्शन, अगर कोई इंडिया विजिट करता है और उसकी जो टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, मतलब जो फॉरेन से कमाई है वो इनकम नहीं, जो इंडियन इनकम हम मान रहे हैं, तो अगर कोई भी पर्सन इंडिया में आया है और उसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम 15 लाख से कम है, ठीक है, और वो 181 डेज इंडिया में रहा है, तब तो वो नॉन रेजिडेंट ही कहलाएगा। बट अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और वो 120 दिन भी भारत में रहा है, तो वो रेजिडेंट कहलाएगा, इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, अगर तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि मैं ये नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट की क्लासिफिकेशन क्यों बता रही हूँ बार बार, तो जब मैं तुम्हें ये बताऊंगी ना कि कौन सी इनकम टैक्सेबल है और कौन सी नॉन टैक्सेबल है, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये डिफरेंसेस क्यों कर रखे हैं। क्योंकि बहुत सारी इनकम नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होती, बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है। तो अभी तुम बस इतना समझो कि कोई भी पर्सन जो इंडिया में विजिट किया है और उसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और वो भारत में 120 दिन रुका है, मतलब 120 डेज टू 181 डेज, मतलब मैं 182 डेज वाली कंडीशन भी नहीं देख रही, 120 डेज वाली कंडीशन यहाँ लगेगी कि अगर वो 120 दिन से ज़्यादा यहाँ रुका है तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया का कहलाएगा। ये इसकी दो एक्सेप्शन है। अब देखो, इसके अलावा हमें पढ़ना है व्हाट इज डीम रेजिडेंट। डीम रेजिडेंट मतलब वो रेजिडेंट है नहीं बट माना जाता है। अगर ये 2-3 कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो पर्सन डीम रेजिडेंट माना जाता है। क्या? पहले तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, पहली कंडीशन, और उसकी जो इनकम है वो 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम। ठीक है, पहली कंडीशन इंडिया का सिटीजन और इनकम जो है वो 15 लाख से ज़्यादा एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम। दूसरी कंडीशन, वो किसी और कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लाइबल ना हो। ठीक है, तो वो हमारा रेजिडेंट माना जाएगा, बट रेजिडेंट जो है वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा, चाहे वो भारत में एक भी दिन नहीं रहा हो। मैंने अब तक आपको क्या बताया कि कोई भी पर्सन भारत में रहा हो, यहाँ वाली एक्सेप्शन में मैंने आपको ये बताया कि 120 दिन वाली, बट डीम रेजिडेंट की कंडीशन में मैं आपको क्या बता रही हूँ कि अगर कोई इंडिया का सिटीजन है और उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, और वो किसी और कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं है, तो भले ही वो भारत में एक भी दिन ना रहा हो, वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा, बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, यहाँ तक हमने दो चीज़ पढ़ ली है, पहला कि रेजिडेंट कौन होता है और नॉन रेजिडेंट कौन होता है। इसके साथ साथ हमने ये पढ़ लिया कि इसकी एक्सेप्शंस क्या हैं, 2 एक्सेप्शंस पढ़ ली, और हमने डीम रेजिडेंट क्या होता है, डीम रेजिडेंट कैसे कैलकुलेट होता है वो भी पढ़ लिया। ठीक है, अब चलो देखते हैं आगे की कंडीशन। मतलब अगर कोई पर्सन रेजिडेंट है, मान लो पहले हमने ये देख लिया कि वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। अब कोई पर्सन रेजिडेंट आ गया तो अब हम उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन क्या होती है। देखो, ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है जो मैं अब आपको पढ़ाने वाली हूँ, ये दोनों कंडीशन, तो पर्सन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। कौन कौन सी? कि पिछले 10 साल में से 2 साल तुम भारत के रेजिडेंट रहे हो। अब पिछले 10 साल में से 2 साल आप भारत के रेजिडेंट रहे हो, ये कैसे पता चलेगा? रेजिडेंट की कंडीशन जो ऊपर बताई है वो अगर पिछले किसी भी 10 में से 2 साल में फुलफिल हो रही है तो पर्सन पिछले 10 में से 2 साल भारत का रेजिडेंट रहा होगा। और मतलब प्लस इसके साथ साथ ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए कि पिछले 7 साल में आप 730 दिन से ज़्यादा भारत में रुके होने चाहिए। ठीक है, 2 कंडीशन, फिर से सुनो, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए अगर आपको रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनाना है। कैसे? पहला
कि आप पिछले 10 में से 2 साल भारत के रेजिडेंट रहे हो। रेजिडेंट की कंडीशन वही है जो ऊपर हमने पढ़ी है। और पिछले 7 साल में आप 730 दिन से ज़्यादा भारत में रुके होने चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन नहीं मीट हो रही होगी, मान लो ये वाली कंडीशन मीट हो रही है बट ये नहीं हो रही, तो आप रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाओगे। ठीक है, मतलब ये दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए तभी आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाओगे। अब देखो नॉन रेजिडेंट की कंडीशन क्या है। नॉन रेजिडेंट की कंडीशन ये है कि अगर आपकी कोई भी रेजिडेंट वाली कंडीशन मीट नहीं हो रही है तो आप नॉन रेजिडेंट हो। सिंपल, जो ऊपर हमने 182 डेज वाली कंडीशन पढ़ी थी या दूसरी कंडीशन पढ़ी थी, अगर उसमें से 365 डेज वाली अगर उसमें से कोई सी भी मीट नहीं हो रही तो आप नॉन रेजिडेंट हो। अब ये अब तक हमने पढ़े इंडिविजुअल के रूल कि इंडिविजुअल को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरी एंटिटीज़ के लिए, जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म और कंपनी। तो देखो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या है कि अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई भी कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से करा जा रहा है तो वो रेजिडेंट कहलाया जाएगा। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है एज अ ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, बट ये डिपेंड करता है कर्ता पे। मतलब फिर जैसे कि मान लो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, बिजनेस है, ठीक है। अब मैंने देख लिया कि ये जो है वो रेजिडेंट है, क्यों? क्योंकि इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है। अब ये ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है, इसे चेक करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसका जो कर्ता होगा, कर्ता कौन होता है? जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हेड होता है, ठीक है। उस कर्ता की मैं कंडीशन चेक करूंगी कि क्या वो भारत की जो रेजिडेंट वाली, ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर्ता ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली कंडीशन फुलफिल कर जाता है तो ये पूरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। अब अगर मैं फर्म की बात करूँ तो अगर फर्म का कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा का पूरा बाहर से नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी डिसीजन, कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर फर्म का भारत में लिया गया है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। फर्म में जो है वो फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता, बस रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट की क्लासिफिकेशन है। ऐसी कंपनी, अगर कंपनी इंडियन है, पहली चीज़ तो अगर कंपनी इंडियन है ना तो सिंपल है भाई, अगर इंडियन कंपनी है तो वो तो रेजिडेंट होगी ही होगी। दूसरी चीज़, अगर कंपनी इंडियन नहीं भी है लेकिन उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो इंडिया से हो रहा है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं, इम्पॉर्टेंट डिसीजन इंडिया से लिए जा रहे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन इंडिया से ले लिया गया है, इंडिया में बैठ के, इंडिया में होते हुए, तो उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हमारा इंडिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब तक मैंने ये जो तुम्हें इतना फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ाया इन दोनों का या इनका, वो इसलिए पढ़ाया ताकि तुम ये समझ सको स्कोप ऑफ टोटल इनकम बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस। देखो, अगर कोई भी इनकम तुम्हें भारत में रिसीव हुई है, भारत में रिसीव हुई है, तो वो टैक्सेबल होगी दोनों के लिए। आप रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो चाहे आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। इवन अगर आप नॉन रेजिडेंट भी हो ना तो भी अगर कोई भी इनकम आपने भारत में कमाई है तो वो भारत में टैक्सेबल होगी। अगर आपने कोई भी इनकम भारत में रिसीव करी है तो वो तीनों केसेस में टैक्सेबल होगी। अगर आपने कोई भी इनकम भारत में कमाई है, अर्न करी है, तो भी वो तीनों केसेस में टैक्सेबल होगी। बट अगर कोई इनकम आपने बाहर कमाई है तो वो इन दोनों केसेस में तो टैक्सेबल होगी अगर वो बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो, लेकिन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल नहीं होती, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक चिंटू है, चिंटू का जो बिजनेस है वो भारत में ही चल रहा है, इंडिया में चिंटू का बिजनेस चल रहा है, ठीक है। और चिंटू की हमने रेजिडेंट कंडीशन चेक कर ली है, चिंटू जो है वो रेजिडेंट है बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है। अब चिंटू का बिजनेस अगर भारत में चल रहा है, इसका मतलब भारत से ही उसने इनकम कमाई होगी, अर्नड इन इंडिया हो गया। चिंटू ने भारत से इनकम कमाई होगी, अर्नड इन इंडिया हो गया, तो मतलब चिंटू की जितनी भी इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ले लो, यहाँ पे मिंटू है, यहाँ पे मिंटू है। अब मिंटू जो है वो बाहर से, मतलब मिंटू इंडिया का रहने वाला तो था बट वो बाहर जाके बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस जो है वो आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है, तो मतलब वो इनकम आउटसाइड इंडिया कमा रहा है, ठीक है। और मैंने जो कंडीशन चेक करी उससे पता चलता है कि चिंटू जी नॉन रेजिडेंट है,
तो ये जो इनकम उसने जो भी कमाई है आउटसाइड इंडिया वो टैक्सेबल नहीं होगी इंडिया में, ठीक है। इस तरीके से देखा जाएगा। इस पे अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाली हूँ, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आ जाते हैं डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। देखो, अगर इनकम डायरेक्टली इंडिया में रिसीव भी ना हुई हो तो भी वो टैक्सेबल हो सकती है इंडिया में, अगर कोई भी बिजनेस कनेक्शन इंडिया का उससे है। मान लो ये मिंटू है, मिंटू की जो इनकम है वो डायरेक्टली उसने इंडिया में रिसीव नहीं करी है, बट जो बिजनेस इसका चल रहा है वो इंडिया से ही चल रहा है, इसका कनेक्शन जो है वो इंडिया से ही है बिजनेस का, तो वो इंडिया में इसकी इनकम टैक्सेबल होगी, ठीक है। दूसरा, अगर कोई भी प्रॉपर्टी या एसेट इंडिया में लोकेटेड है, मान लो ये है मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन बाहर के रहने वाले हैं, नॉन रेजिडेंट है, और ये जो इनकम इन्हें मिल रही है, अब मिस्टर जॉन ने क्या किया है, इंडिया के अंदर एक प्लॉट खरीद लिया है। ये प्लॉट जो है उन्होंने रेंट पे दे रखा है किसी को, और इसका रेंट इनके पास जा रहा है। अब ये जो रेंट जा रहा है इनके पास वो फॉरेन में ही जा रहा है, क्योंकि मिस्टर जॉन तो फॉरेन में रहते हैं, तो ये रेंट फॉरेन में जा रहा है। तो क्या मिस्टर जॉन को इंडिया में इनकम रिसीव हुई? नहीं, बट स्टिल ये जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी इंडिया में, ठीक है। वैसे ही अगर कोई कैपिटल एसेट है जो ट्रांसफर्ड हुई है इंडिया के अंदर, या आपने कोई भी सैलरी रिसीव करी है किसी भी सर्विस से इंडिया के अंदर, या फिर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मान लो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आप जैसे IFS है, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस, तो आप हो तो इंडिया के डिप्लोमेट, लेकिन आप जो है बाहर रह रहे हो, बाहर आप सर्विस कहाँ दे रहे हो? आउटसाइड इंडिया, बट स्टिल आपको गवर्नमेंट जो है सैलरी आपको दे रही है, मतलब आपको जो सैलरी दे रही है वो तो इंडियन गवर्नमेंट ही दे रही है ना, तो ये आपकी सैलरी भी टैक्सेबल होगी इंडिया में, ठीक है। या फिर कोई इंटरेस्ट, लॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस जो पेड किया इंडियन रेजिडेंट को, या फिर अगर कोई भी गिफ्ट है 50,000 से ज़्यादा जो रेजिडेंट ने नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को या फिर नॉन रेजिडेंट को दिया है, तो वो भी टैक्सेबल होगा अगर वो 50,000 से ज़्यादा है तो, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख लो, इसके बाद हम न्यूमेरिकल पे शिफ्ट करेंगे, बस जल्दी से, न्यूमेरिकल से तुम्हें अच्छा समझ आएगा। अगर कोई भी, देखो, स्टे इन इंडिया इज काउंटेड डे वाइज, मतलब जिस दिन आप एंट्री करोगे या एग्जिट करोगे इंडिया में वो भी आपका काउंट किया जाएगा। जब हम डेज काउंट करेंगे ना कि आप 182 डेज रुके हैं या नहीं रुके हैं, तो एंट्री एग्जिट वाला डे भी कैलकुलेट किया जाएगा। पर्पस ऑफ स्टे मैटर नहीं करता, आप बिजनेस के लिए आ रहे हो, घूमने फिरने के लिए आ रहे हो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। यही सारी चीज़ें, ये कुछ पॉइंट है, मैं ऑलरेडी इन्हें ऊपर समझा चुकी हूँ, तो तुम एक बार इन्हें पढ़ लेना। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे। पहला न्यूमेरिकल, a citizen of a USA has been staying in India since 2002. He leave India on 16 July 2003 for a visit to the US and come back on 4 January 2024. उसका रेजिडेंशियल स्टेटस हमें फाइंड करना है प्रीवियस ईयर 2024-25 23-24 का, मतलब हमें ये देखना है कि 23-24 में क्या वो रेजिडेंट है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या कंडीशन बताई थी, 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे। उसके बाद अगर वो नहीं हुई तो हमें ये देखना है कि पिछले साल 60 डेज एंड लास्ट 4 ईयर्स में 4 ईयर में 365 डेज होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब कंडीशन चेक करते हैं। देखो, वो इंडिया में कब से कब तक रहा? 1 अप्रैल 15 जुलाई तक रहा होगा, क्योंकि 16 जुलाई को तो चला गया, तो अप्रैल के 31 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, जुलाई के 15 दिन, 107 दिन, 107 दिन यहाँ हो गए। उसके बाद वो 4 जनवरी को वापस आ गया, ठीक है। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट होता है वो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक होता है। अब वो अगर 4 जनवरी को वापस आया है तो अभी तो मार्च तक का टाइम है, तो अब हम देख लेते हैं कि मार्च तक के में कितने दिन रुका है। 4 जनवरी से 31 मार्च तक, अब जनवरी के 28 दिन, फरवरी के 29, क्योंकि 2024 क्या है हमारा, एक लीप ईयर है, ठीक है, और फिर 31 दिन मार्च के, तो ये और ये अगर हम इन डेज को ऐड करें तो टोटल 195 डेज वो इंडिया में रुका है, और 195 जो है वो ज़्यादा है 182 डेज से, तो ये हमारा रेजिडेंट तो हो गया, ठीक है, रेजिडेंट तो हो गया। अब हम देखेंगे कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन क्या थी, पहले ये देखो,
देखो ये कंडीशन थी ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कि लास्ट 10 साल में 2 बार रुका हो और 730 डेज से ज़्यादा रहा हो लास्ट 7 ईयर में। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये फुलफिल हो रही है या देखो इसमें लिखा है कि वो 2002 से सिटीजन है यूएस का, लेकिन इंडिया में ही रुका है। तो अगर मैं ये देखूँ कि क्या पिछले 10 साल में 10 ईयर्स में तो वो 2 बार रेजिडेंट रहा होगा इंडिया का, तो ऑफ कोर्स रहा होगा क्योंकि 2002 से तो वो इंडिया के अंदर ही है ना, तो पूरे टाइम इंडिया में ही है, तो सिंपल 182 डेज वाली कंडीशन तो फुलफिल हो ही रही होगी। अब अगर मैं ये देखूँ कि क्या पिछले 7 साल में वो 730 डेज इंडिया में रुका होगा, ऑफ कोर्स रुका होगा। अगर पिछले 7 साल तुम देखो 2023-24 से, तो 2002 से तो वो इंडिया में ही है ना, तो पूरे टाइम इंडिया में ही है। अगर 365 डेज तुम ऐसे जोड़ लो 3 साल के, तो ऑफकोर्स 730 से ज़्यादा हो जाएगा। तो सिंपल दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, तो वो हमारा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली कंडीशन में आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। मिस्टर गोपाल एन इंडियन बिजनेसमैन वेंट टू जर्मनी फॉर एम्प्लॉयमेंट। देखो एम्प्लॉयमेंट वाला केस है। On 15 August 2023 and come back on 10 November, determine the status of the previous year 2023-24। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस में बताना है। वो 15 अगस्त को चले गए थे लेकिन 10 नवंबर को आ गए हैं। तो अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं। देखो इंडिया में कब से कब तक रहे, तो अप्रैल से 15 अगस्त तक तो इंडिया में ही थे क्योंकि 15 अगस्त को गए हैं। और मैंने अभी बताया कि एग्जिट और एंट्री वाला डे हमारी कैलकुलेशन में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो अप्रैल के 30 दिन, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 और अगस्त के 15, 137 डेज तो ये हो गए। उसके बाद अब क्योंकि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए ही कंट्री छोड़ी है, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए गए हैं, तो ये एक्सेप्शन वाला केस है। और एक्सेप्शन में आपको मैंने बताया था कि सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन अप्लाई होती है क्रू के केसेस में, और एम्प्लॉयमेंट के केसेस में सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन अप्लाई होती है, दूसरी नहीं होती है। ठीक है, अब देखो वो वापस आए हैं 10 नवंबर 2024 को, लेकिन हमारा जो मंथ कंप्लीट हो जाता है फाइनेंशियल ईयर, वो 31 मार्च 2024 को ही कंप्लीट हो जाता है। तो अगर मैं 15 अगस्त तक देखूँ तो उनके 137 डेज ही पूरे हो रहे हैं, मतलब 182 डेज पूरे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और हमें सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन यहाँ चेक करनी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर राजगोपाल इज नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। मिसेस क्लीटॉन अमेरिकन सिटीजन है और वो इंडिया में विजिट किया है उन्होंने 2018 to 19 फॉर 120 डेज। ये पूरा डेटा दे रखा है और हमें उनका पूछा है कि उनका स्टेटस बताना है फॉर 2024-25। देखो ये हमारा असेसमेंट ईयर है, इसका मतलब क्या है कि हमें प्रीवियस ईयर में वो कितने टाइम इंडिया में रुकी हैं वो देखना होगा। प्रीवियस ईयर क्या होगा, 2023-24। इस ईयर में वो कितने टाइम इंडिया में रुकी हैं वो हमें कैलकुलेशन में देखना होगा। ठीक है, अब देखो इनकी कैलकुलेशन देखते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर में देखें तो इस ईयर में वो सिर्फ 94 डेज यहाँ पे रुकी हैं, तो मतलब हमारी जो पहली कंडीशन है वो तो फुलफिल नहीं हो रही। चलो अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है कि पिछले 4 साल में वो 365 डेज इंडिया में रुकी हूँ, तो क्या वो रुकी है, चलो देख लेते हैं। तो ये वाला ये वाला ये वाला ये 3 साल हो गए, 1 साल और यहाँ पे 4 साल। अगर मैं इन्हें ऐड करूँ 150, 100, 120, 190, तो ये हमारा 560 डेज बैठ रहे हैं, मतलब इट इज़ मोर देन 365 डेज। ओके, और हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी कि पिछले 10 साल में वो 2 बार इंडिया की रेजिडेंट होनी चाहिए। तो क्या पिछले 10 साल में 2 बार वो इंडिया की रेजिडेंट हुई? चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। आर अ जर्मन नेशनल कम फर्स्ट कम टू इंडिया इन 2019-20, और वो पूरे इतने टाइम तक इंडिया में रुका है। अब हमें असेसमेंट ईयर 2024-25 का रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है। ये असेसमेंट ईयर है, मतलब हमें ये देखना होगा कि प्रीवियस ईयर 23-24 में क्या वो रेजिडेंट रहे हैं या नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अब चलो देख लेते हैं। सबसे पहली हमारी कंडीशन क्या होती है, 182 डेज वाली, कि क्या वो 182 डेज रुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो प्रीवियस ईयर देखो ये रहा, 182 डेज तो नहीं रुके हैं। तो अब हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी कि लास्ट 4 ईयर में वो 365 डेज से ज़्यादा रुके होने चाहिए। तो क्या रुके हैं लास्ट 4 ईयर्स में,
तो देखो लास्ट 4 ईयर यहाँ से कैलकुलेट होगा हमारा, ये वाला, ये और ये। अगर हम इन सबको ऐड कर दे तो हमें पता चल रहा है कि आंसर आएगा 572, जो कि ज़्यादा है 365 से। और एक इसके साथ कंडीशन ये भी थी कि वो प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60 डेज रुके हों। तो प्रीवियस ईयर हमारा ये रहा, यहाँ पे 84 डेज रुके हैं, तो मतलब 60 वाली कंडीशन भी और 365 वाली भी दोनों फुलफिल हो रही है। तो ये रेजिडेंट तो हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या वो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। तो देखो ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी की कंडीशन क्या थी कि पिछले 10 साल में 10 ईयर्स में एटलीस्ट 2 बार वो रेजिडेंट होने चाहिए। तो क्या है, देखो 2021, 22 एंड 23, 24 में देखो यहाँ पे 182 डेज से ज़्यादा रुके हैं, तो एक बार हो गए। और दूसरी बार यहाँ क्या लिखा है 22, 23 में, यहाँ पे कैसे, क्योंकि पिछले 4 साल वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, तो ये 2 बार रेजिडेंट तो हो गए। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि 7 ईयर्स में टोटल 730 डेज यहाँ पे रुके हो। बट ये जो पर्सन है आर, ये तो सिर्फ इतने टाइम के लिए, मतलब 5 साल के लिए इंडिया में आया है, तो 7 साल की तो कैलकुलेशन हमारे पास है ही नहीं। बट हम देख लेते हैं कि क्या 5 साल में ही वो 730 डेज पूरे कर पाया है। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो मेरे पास आ रहा है 572 डेज, जो कि कम है 730 से। इट मीन कि हमारी दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो वो रेजिडेंट तो है बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, देखो इसके अलावा भी मैंने इस पीडीएफ में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पे ये नोट्स की पूरी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूँगी। तो इसके बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने डिस्कस किए हैं, या जो कॉन्सेप्ट ऊपर डिस्कस किए हैं, ये आप खुद से करके देख लेना। और जितने आपने जो भी बुक ले रखी है इनकम टैक्स की, ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट उस बुक से 10 से 15 न्यूमेरिकल अपने आप करके देखना। इससे कम में काम नहीं चलेगा, क्योंकि इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी आते हैं और ईजिली सॉल्व नहीं होते। और क्वेश्चन पेपर में जो पहला ही क्वेश्चन होता है वो रेजिडेंशियल स्टेटस से ही होता है। तो अगर तुम पहला ही क्वेश्चन नहीं ठीक से कर पाओगे एग्जाम में, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, फिर आगे के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करो। थैंक यू।